हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की सोशल साइंस की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर 14 इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल इनकम को समझा था कि नेशनल इनकम क्या होती है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम यानी कि हर एक पर्सन की कितनी इनकम होती है। सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कि आपके फैमिली में 5 पर्सन हैं, उसमें से 3 पर्सन ऐसे हैं जो कि कहीं जॉब करते हैं यानी कि सैलरी अर्न करते हैं। तो वहाँ आप कहोगे कि हमारे फैमिली में 1 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग होती है, ठीक है। और आपके यहाँ पे कितने पर्सन रहते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे हमारे यहाँ फैमिली में 5 पर्सन है। तो यहाँ हम क्या बता सकेंगे कि हमारे हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है, ठीक है। 20,000 रुपये क्या करता है, अर्न करता है। तो ये हमने क्या निकाला, हर पर्सन यानी कि आपके फादर और आपके अंकल और आपके ब्रदर कितना कमाते हैं। तो हमने ये कहा कि लगभग पर पर्सन 20,000 अर्न कर लेता है। तो ये हमने कैसे निकाला वो यहाँ बताया जाएगा। देखते हैं आगे हम यहाँ पे डेफिनेशन पर कैपिटल इनकम की। पर कैपिटल इनकम में देखेंगे नेशनल इनकम इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग, इट डज नॉट एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कहा गया है कि हम राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का पूरी तरीके से मेज़रमेंट सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर ईयर हर मंथ हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज होती है। और हमारी पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशन है हर 5 ईयर में होती है। तो यहाँ कभी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इससे हम केवल एक नेशनल इनकम से ही हम हमारी कंट्री की इनकम का मेजरमेंट नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ कहा गया कि पर कैपिटा इनकम इन कंपेयर टू नेशनल इनकम। तो कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय से हम हमारी इकोनॉमिक को या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे कहा गया कि इज़ मोर एप्रोप्रिएट टू मेजर इकोनॉमिक वेलबींग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट when the impact of change in population is taken for calculation. The calculation per capital income, national income of the country is divided by the पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कहा गया है कि आपको हमारी ग्रोथ नेशनल इनकम की या इकोनॉमी की ग्रोथ किस तरीके से हम हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो हम कहते हैं कि टोटल इनकम से नहीं, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे देश में हमारी कंट्री में पर पर्सन कितना अर्न करता है, उसी से हम हमारे इकोनॉमी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम का आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन के साथ में ये आपको फॉर्मूला भी ज़रूर लिखना होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। क्या है हमारा टोटल नेशनल इनकम कितनी है, डिवाइडेड हमको किससे करना है, पॉपुलेशन से करना है। जो हमें पता है कि हमारे टोटल इनकम में अगर हमारी पॉपुलेशन का अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पर व्यक्ति की यानी कि पर पर्सन की क्या इनकम पता चल जाएगी। देख लेते हैं इसे हिंदी में भी कि जब कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय, केवल राष्ट्रीय आय से ही हमारे आर्थिक का उचित तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो कहा गया कि राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में प्रमुख आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त रहती है। और जब जनसंख्या में परिवर्तन का प्रभाव हम गणना के लिए करते हैं तब हमारे लिए प्रति व्यक्ति आय इम्पॉर्टेंट होती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए देश की राष्ट्रीय आय उस देश की जनसंख्या से विभाजित होती है। तो प्रति पूंजीगत आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का डिवाइडेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, कि हमारे देश में कब से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होने लगी, कैसे हमने सबसे पहले नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना की थी कि हमारे देश में टोटल कितनी इनकम है। तो ये मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी इस क्लास के साथ में अपने नोटबुक में जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी वो ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 1 नंबर में प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कहा गया है कि देयर वर
नो गवर्नमेंट एजेंसी टू कैलकुलेशन नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि हम जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे पहले राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नियुक्त नहीं की गई थी। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ही क्या करती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। पर जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था यानी 1949 से पहले ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आगे कहा गया है कि द फर्स्ट नेशनल इनकम वाज कैलकुलेट बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि सबसे फर्स्ट बार में फर्स्ट नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किसने और कब की थी। तो हमारा आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। यानी इन्होंने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की कोशिश की थी पर कोई भी तरीके की गवर्नमेंट एजेंसी हमारे यहाँ पे नहीं थी इंडिया में। तो फर्स्ट नेशनल इनकम का हमारा क्वेश्चन अगर आए किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने, और कब की थी, 1868 में। आगे कहा गया, यानी आप सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आफ्टर द फाइनली शिराज डॉक्टर वी.आर. राव और R.C. देसाई एस्टिमेटेड नेशनल इनकम। यानी कहा गया कि इसके बाद में, यानी दादा भाई नौरोजी ने जब कैलकुलेशन की 1868 में की थी, उसके बाद में V.R. राव और R.C. देसाई ने भी क्या किया था, हमारे एक अनुमान लगाया था, यानी एस्टिमेटेड कहा था कि शायद हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से नेशनल इनकम इतनी होगी। ऑल दीज स्कॉलर यूज डिफरेंस मेथड एंड बेसिक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जितने पर्सन थे, यानी जितने ये पर्सन थे, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग अपना मेथड अपनाते थे नेशनल इनकम। कोई भी एक फिक्स मेथड नहीं था कि हमारे एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो सके नेशनल इनकम की। ये सब हम बातें कर रहे हैं, ये हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया की बात कर रहे हैं। बट दे डिड नॉट हैव reliable data and information so could not apply statically method in calculation। यानी कि statically method नहीं था हमारे पास में कि हम एग्जैक्ट आपको विश्वास दिला सकें कि हमारे पूरे देश की नेशनल इनकम इतनी है, हमारा देश कितना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। कहा गया है कि भारत में आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कोई सरकारी एजेंसी नहीं थी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी, 1868 में। ये आपका होमवर्क है, आप सभी अपने नोट करते जाएं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब है कि इसके बाद में दादा भाई के बाद में किसने अनुमान लगाया था, तो V.R. राव और R.C. देसाई ने। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा भारत जब स्वतंत्र हो गया था, कब हुआ था, अगस्त 1949 में। उसके बाद की अब बात करेंगे। तो कहा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमिटी वाज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P.C. यहाँ पे आपको बताया गया है कि P.C. महालोनविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय को आपको बताया गया है। यानी कहा गया है कि हम अगस्त 1949 में किसके चेयरमैनशिप में हमने नेशनल इनकम को फॉर्मेट किया था। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ सेकंड बन जाता है कि V.C. महालोनोविस की अध्यक्षता में, यानी कि उनकी चेयरमैनशिप में किया था। ठीक है, आगे कहा गया कि दिस कमिटी सबमिट इट फर्स्ट रिपोर्ट इन 1959। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है। कोई भी कार्य किया जाता है या वर्क किया जाता है तो वहाँ पे एक पूरा संगठन या एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का कोई ना एक कोई प्रमुख होता है। जैसे कि हमारी स्कूल में भी बहुत से स्टाफ है, पर एक प्रिंसिपल मैम क्या करती है, उसकी अध्यक्षता यानी चेयरमैनशिप करती है। उसी तरीके से सभी ने मिलकर के कैलकुलेशन में सहयोग किया था। पर उस समय चेयरमैन कौन थे इस कमेटी के, तो हम बताएंगे कि V.C. महालोनोविस की अध्यक्षता में की गई थी। कब किया था, और उन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो दी थी नेशनल इनकम की, वो कब थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट रिपोर्ट इनकी थी 1951 में, और फाइनल रिपोर्ट इन्होंने जो तैयार करके दी थी वो 1955 में थी। दिस वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाज हैंड ओवर टू द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आय की गणना का ये जो काम है किसको सौंप दिया गया था, एक संगठन बना दिया गया था जिसका नाम रखा था
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपसे नाम भी पूछ लिया जाएगा कि जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करता है उस संगठन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, तो हम वहाँ कहेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का जो वर्क है वो कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है CSO। CSO की फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो आप आराम से लिख सकती हैं। कहा गया एंड इट हैज़ बीन डूइंग द वर्क कैलकुलेशन नेशनल इनकम सिंस 1955 में। यानी कि अब यहाँ कहा दिया जाए कि ये जो संगठन है यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो CSO, इन्होंने अपना वर्क कब से स्टार्ट किया था, 1955 में। तो आपके यहाँ 3 टाइप्स की क्वेश्चन मैंने बता दी गई हैं। सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन की थी दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, उसके बाद में VC राव ने की अपना अनुमान एस्टिमेट बताया था। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमारे यहाँ कमेटी बनी थी कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस के, उसके चेयरमैन कौन थे, तो हम कहेंगे VC महालोनोविस थे और उन्होंने कब किया था, 1949 में। फर्स्ट इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1951 में और फाइनल रिपोर्ट 1955 में। उसके बाद में सारा अपना वर्कलोड उन्होंने हैंडओवर किसको कर दिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन को। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी उन्होंने वर्क कब से स्टार्ट किया था, 1955 में। ठीक है, आगे यही आपको बताया गया कि आज़ादी के बाद में अगस्त में 1949 में PC महालोनोविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने 1951 में यानी 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट और 1955 में अंतिम रिपोर्ट दी थी। राष्ट्रीय आय की गणना का यह काम कौन करता है, केंद्रीय एक संगठन बना दिया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को सौंपा गया। कब, 1955 को। आगे हम यहाँ पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यानी कि मनी से रिलेटेड जो व्यवस्था की गई है उसमें कौन कौन से सेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं वो हम पढ़ेंगे। मेनली 3 सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। इन्हीं तीनों सेक्टर के बारे में हम आज यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कहा गया है कि वी फाइंड पीपुल इन्वॉल्व इन डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूरे टाइम में हम देखते हैं बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी मॉनेटरी एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं। सम एक्टिविटी प्रोडक्ट गुड्स एंड अदर प्रोवाइड सर्विस। हम बहुत सी सर्विस पूरे दिन में यूज़ लेते हैं, जैसे कि ये सर्विस में मैं कहूँ कि कोई भी टीचिंग कर रहा है या फिर अब इलेक्ट्रिसिटी भी अगर हमारे आ रही तो उससे हम क्या कर रहे हैं, वो क्या है हमारे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट की होगी। अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो भी क्या हुआ, अनाज भी क्या हुआ होगा, प्रोडक्ट किया गया होगा। तो ये प्रोडक्शन और प्रोडक्शन किसका, गुड्स का और सर्विस का, ये हमारी क्या हो जाती है, एक एक्टिविटी हो जाती है। वो भी कैसे, इकोनॉमिक, क्योंकि इन सभी के बदले हमें क्या देना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, मनी हमें पे करनी पड़ रही है। दिस एक्टिविटी गो ऑन अराउंड एज एट टाइम। हम कोई ना कोई, आप देख सकते हैं मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक हम किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए रहते हैं। आप अगर अभी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे तो अब यहाँ नोटबुक है, ये पेन है, ये भी क्या आप कहीं ना कहीं से परचेज़ करके आए होंगे। इसके भी क्या होगा, इसके पीछे भी आपने देखा होगा, ये पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने के पीछे लैंड भी होगी, वहाँ पे कई लेबर भी लगी होंगी, फैक्ट्रीज़ भी लगी होगी। तो ये हम देखते हैं इनडायरेक्टली हम किसी भी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम पूरे दिन लगे रहते हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैम? One way to understand them is to clarify them in different category on the base of some important categories. These categories are also known as various sector of economic. आपसे पूछा जाए various sector of economic तो हम बताएंगे 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे, आगे देखते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के आपको क्षेत्र बताए गए हैं, कुछ गतिविधियां हम वस्तुओं से का उत्पादन करने व अन्य सेवाओं में प्रदान करते हैं। ये गतिविधियां समय पर हमारे आसपास चलती रहती है। इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि इनको एक महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर, एक श्रेणी के आधार पर हम समझ सकते हैं। इन श्रेणियों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। देखेंगे सबसे 3 सेक्टर होते हैं ऑफ इकोनॉमिक के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में कहा गया है कि इट प्रोड्यूस गुड्स बाय यूजिंग
नेचुरल रिसोर्स इन डायरेक्ट फॉर्म। नेचुरल रिसोर्स यानी कि हम अगर राइस भी अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ हमने क्या किया, सीड यानी कि हम हमारे खेत में जा कर के या हमारे लैंड में जा कर के हम अगर उन बीज को लगाते हैं तो वहाँ क्या होता है, नेचुरली ये है कि पानी, बारिश होगी, कोई धूप लगेगी तो क्या होगा, वो हमारी खेती हो जाएगी, यानी कि हमारा गुड्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। देयर आर मैनी एक्टिविटी बेस्ड ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एज कॉटन कल्टीवेशन। यानी कहा गया कि आप एक कॉटन का एग्जाम्पल लेकर के देखिए। इट इज़ ए सीजनल क्रॉप, यानी कि सीजनल क्रॉप है, यानी कि मौसमी है, जब इसका मौसम आएगा तभी क्या होता है, हम कॉटन को यानी कि कपास का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वी डिपेंड ऑन, यानी हम किस पे ऊपर डिपेंड है, हम उनके नेचर पर, किस नेचर में हम डिपेंड है। यानी कि कई सीजनल हम देखते हैं सब्जी है, अगर मैंगो है तो मैंगो अभी हम देखेंगे कि गर्मियों में ही आ रही हैं, सर्दियों में कई चीज़ें ऐसे आती हैं जो उसी समय हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम किस पे डिपेंड है, हम ये नेचर में डिपेंड है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। नेचुरल फैक्टर में लाइक जैसे कि रेनफॉल है, सनलाइट है एंड क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। सो कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट आ जाएगा। इन द सेम वे डेयरी और ये आप देखेंगे कि मिल्स वगैरह होती है, provide produce by using natural resource. There are also primary sector. It is also known as एग्रीकल्चर अलायंस सेक्टर। यानी कि हम देखते हैं कि जहाँ पे भी तेल के बहुत बड़े कुएं होते हैं तो वो नेचुरली हम देखते हैं कि वहाँ पे तेल के खदान होते हैं। ये सभी चीज़ें जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो नेचुरली बनी है, वो हमारी क्या कहलाएगी, प्राइमरी सेक्टर। इसी में किसी भी प्रकार के कोई भी साधन का उपयोग नहीं किया गया है। प्राथमिक सेक्टर में हम यही देखेंगे कि जैसे कि कपास की खेती में हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष रूप से हम आधारित होते हैं, जैसे कि उसके कपास के पौधे के लिए हमें वर्षा है, सूरज का प्रकाश है, जल है, वायु आदि प्राकृतिक निर्भर होते हैं। इसीलिए हम कॉटन को क्या कहते हैं, प्राथमिक या प्राकृतिक उत्पादन कहते हैं। इसी तरीके से हम डेयरी है, खनन प्राकृतिक, जैसे कोयले की खदान है तो ये कोयला बाई नेचर ही हमें प्रकृति से मिला है। ये सभी क्या है, प्राथमिक गतिविधियां हैं। कृषि को हम प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। आगे देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। इन दिस सेक्टर प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म थॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीडर। जैसे कि अभी हमने देखा कि कॉटन का हमने प्रोडक्शन किया, उस कॉटन से हमने क्या किया है, एक क्लोथ बनाया। तो ये उसमें हमें बहुत सी तरीके की क्या करनी पड़ी है, प्रोसेस हमें करनी पड़ी, बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने पड़े हैं। तो क्या कह सकते हैं, इट इज़ नेक्स्ट टू प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी स्टेप होता है। गुड्स आर मैन्युफैक्चर, इट कैन बी डन इन सम फैक्ट्रीज में। हमारा जो भी हम हमारी खेती करते हैं वो हम कहाँ लेकर के जाते हैं, फैक्ट्रीज में लेकर के जाते हैं, वर्कशॉप में, एट होम लेकर के जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है स्पिन फ्रॉम कॉटन फाइबर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस कपास से हम क्या करेंगे, फाइबर से हम उसकी कटाई करेंगे। देन विंग टेक्सटाइल में लेकर के जाएंगे, शुगर है, इस तरीके से जो भी है। अब हम देखते हैं गन्ना है, गन्ने से हम देखेंगे उसको हम पकाएंगे तो वहाँ क्या होगा, शुगर होगी, यानी कि चीनी होगी। इस तरीके से हम शुगर कैन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होगा कि कहीं एक दूसरा फॉर्मेट, यानी कि जो हमने कपास था, कॉटन था, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, वो अब किस रूप में आ गया है, कपड़े के रूप में आ गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा। वी मेक ब्रिक्स फ्रॉम क्ले एंड देन वी बिल्ट हाउस एंड बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। दिस सेक्टर इज एसोसिएट विथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सो इट इज़ कॉल्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम कह सकते हैं। यानी कहा गया है कि इस कपास के उत्पादन में हम विभिन्न प्रकार की देखेंगे प्रोसेस होगी, जैसे कि माल का निर्माण किया है, यह
कुछ ना कुछ कारखानों से, कार्यशाला या घर पर किया जाता है। उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि कपास है, उसे फाइबर से कटाई होती है, फिर उसे कपड़ा बुनाई की जा सकती है। चीनी है, चीनी किससे बनती? चीनी और गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, यानी कि गन्ने का रूप चीनी और गुड़ में चेंज हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, फिर ईंट से हम घर और इमारत बनाते हैं। आई होप ये बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। थर्ड हमारा आ जाता है कि टेरिटरी सेक्टर, यानी कि इसे हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। अब हमने देखा कि जो हम कपास है यानी कि कॉटन था, उसको हम फैक्ट्रीज़ में लेकर के गए, तो फैक्ट्री में कैसे लेकर के गए होंगे आप? कोई ना कोई ट्रक से या कोई व्हीकल से आप लेकर के गए होंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड सेक्टर यानी कि टेरिटरी सेक्टर। एक यानी कि कहा गया कि कपास को आप दूसरे फॉर्मेट कपड़े में चेंज कर रहे हो, तो उसके पीछे लगने वाले जो भी सेवा क्षेत्र है, यानी कि कोई भी ट्रक की सुविधा है या कोई ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो हमारे एक्स्ट्रा जो एक को दूसरे में चेंज करने के लिए जो हमारी सेवाएं लगती है, वो हमारी क्या कहलाएगी? टेरिटरी सेक्टर कहलाएगा। इट इज़ क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू सेक्टर। दे मे नो, इससे क्या होता है? कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। दे मेक नो प्रोड्यूस, कोई भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। दीज एक्टिविटी हेल्प इन डेवलप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये जो टेरिटरी सेक्टर है वो क्या हेल्प करता है? डेवलपमेंट करने का, किसके? फर्स्ट और सेकेंड सेक्टर के डेवलपमेंट करने में केवल हेल्प करता है। प्रोड्यूस ऑफ फर्स्ट टू सेक्टर नीड टू बी ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी टू रिटेल और होलसेलर, यानी कि हमारा जो माल थोक में लेकर के जाते हैं फिर हमारे बाज़ारों तक आता है, वो किस रूप में आता है? किसी न किसी हेल्प से आता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? टेरिटरी सेक्टर कहलाएगा। जैसे कि ट्रक्स है, ट्रेन है, ये सभी। सम थिंग्स प्रोड्यूस नीड टू बी स्टोरेज इन वेयर हाउस, हम हमारा स्टॉक कहाँ रखते हैं प्रोडक्शन का? कोई वेयर हाउस में। तो जब ये प्राइमरी से जब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, जब हमारे पास तक आता है, उनसे बीच में जो भी हेल्प ली जाती है वो किससे ली जाती है? टेरिटरी सेक्टर से ली जाती है। वी आल्सो नोट टू हैव, टेलीफोन है, ये कम्युनिकेशन के रूप में काम आता है। कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ फॉर स्मूथ ट्रेड, ये बैंकिंग से और ये टेलीफोन से या फिर इस सब से क्या होता है? कम्युनिकेशन और एक जो ट्रेड है यानी कि व्यापार, वो क्या हो जाता है कि स्मूथली यानी बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। अगर हम ट्रक का यूज़ करेंगे तो जो हमारा सामान 4 दिन में पहुंच जाता है वो हम क्या होगा? 1 दिन में पहुंच जाएगा। आजकल हम ऑनलाइन सभी चीज़ की जो शॉपिंग करते हैं तो इससे क्या हो जाता है? शॉपिंग करने में हमें स्मूथली ट्रेड यानी कि व्यापार भी हमारा क्या हो जाता है? ईजी रूप में हो जाता है। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर। दे आल्सो प्रोवाइड सर्विस इनसाइड ऑफ प्रोडक्शन गुड्स, सो इट आल्सो नो एज सर्विस सेक्टर। आगे देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र में कहा गया है कि यह पहले 2 क्षेत्रों से काफ़ी अलग है, वे कोई उत्पादन नहीं करते। ये गतिविधियां प्राथमिक और माध्यमिक के विकास में मदद करती है। पहले 2 क्षेत्रों के उत्पादों को बिक्री के लिए खुद या पूरी बिक्री डीलरों में जाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी उत्पादों को हम देखते हैं कि गोदाम में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है, तो हम इसे सुचारू रूप से कर सकते हैं। अगर हमें संचार चाहिए तो हमें टेलीफोन है, पत्राचार है, बैंकिंग सुविधा भी चाहिए होती है। तो ये सभी क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र होते हैं वो हम किसे कहेंगे? तृतीय क्षेत्र को कहेंगे। आगे कहा गया है कि द सर्विस ऑफ टीचर्स है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है and accountants are among them. Nowadays the new service based on information technology like internet cafe, ATM booth, call centers और सॉफ्टवेयर कंपनीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सभी किस में आएंगे? आपकी टेरिटरी सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे शिक्षक है, ये सभी सब क्या आ जाएंगे? आपके सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आज हमने यही देखा कि सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन हमारी नेशनल इनकम की किस तरीके से की जाती है और सबसे पहले किसने की थी, ये सभी आप आज नोट कर लेंगे। और इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद में जो हमारा संगठन बनाया गया था वो कब बनाया था? 1955 यानी 1955 में, जिसका नाम है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।
सबसे पहले किसने किया था वो भी हम लिख लेंगे। और उसके बाद में हमने हमारी आज क्लास में देखा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, यानी हम हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से क्षेत्र से गुजरते हैं। इसमें देखा था एक नॉर्मल से, अगर हम कपड़े का भी एग्जाम्पल देखें तो हमने सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया। तो कॉटन एक नेचुरली प्रोडक्शन है, तो वो हमारा आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। वो कॉटन से कपड़े बनने के लिए हम जो मिल्स में लेकर के गए, जो फैक्ट्री में लेकर के गए, कपड़े कॉटन से जो कपड़े के रूप में जो एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो उसका रूप बदला, उसे हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी। और जो हमारे पास में कपड़ा बाज़ारों तक आता है या हमारे तक आता है, उसके बीच में लगने वाली सभी सेवाएं यानी कि जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि बात संवाद के लिए को टेलीफोन है, एटीएम सुविधाएं हैं, बैंकिंग सुविधाएं हैं, या फिर व्हीकल की सुविधाएं यानी कि ट्रक वगैरह की जो सुविधाएं हैं, वो सभी क्या आ जाएगी आपकी टेरिटरी सेक्टर में। तो हमने 3 सेक्टर पढ़े। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, और टेरिटरी यानी कि सेवा क्षेत्र भी हमने आज की क्लास में पढ़ा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी बुक की भी रीडिंग करें और नोट्स अपने तैयार करें। सो थैंक यू।